नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग लेखपाल के इस सीरीज़ में ग्रामीण परिवेश में एक टॉपिक है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे और उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। और इस एक ही लेक्चर में आप लोग को स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी सारी योजनाएँ हैं, जितने सारे उत्तर प्रदेश में कार्य हुए हैं, सबका डिटेल अध्ययन इसमें किया गया। तो आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए और ये आपका 1 नंबर पक्का कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य देखिए। स्वास्थ्य का मतलब किसी व्यक्ति के बीमारी और चोट जैसी समस्याओं से मुक्त रहना है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। स्वास्थ्य के अलावा हमें उन कारणों पर भी विचार करना जरूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे कि स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, भरपेट भोजन न मिलने से क्या होगा, आदमी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। आदमी सुस्त महसूस करेगा, चिंताग्रस्त महसूस करेगा। तो देखिए, इसी के संदर्भ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती भी पूरी तरह से ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, भारत में स्वास्थ्य सेवा, हम लोग को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ना है, लेकिन उसके पहले भारत के संदर्भ में क्या हुआ उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, भारत में उपचार की विभिन्न पद्धतियों में स्वास्थ्य सेवाओं के अलग अलग स्तर हैं। जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी, पारंपरिक उपचारक, स्वास्थ्य केंद्र तथा अस्पताल, इन सभी को एक साथ स्वास्थ्य सेवा तंत्र कहा जाता है। अब देखिए, स्वास्थ्य सेवा तंत्र में क्या किया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी, पारस्परिक उपचारक, स्वास्थ्य केंद्र और हॉस्पिटल, अस्पताल। अब देखिए, स्वास्थ्य सेवा तंत्र में स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सें तथा अन्य सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी, ये क्या होता है, कुछ समुदायों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित, दक्ष मतलब कि स्किल्ड कर्मचारी होते हैं। वे स्वास्थ्य कर्मचारी अक्सर स्वास्थ्य पोस्ट या केंद्र पर कार्य करते हैं, लेकिन सभी नहीं। समुदाय स्तर पर विभिन्न सेवाओं को आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं पारस्परिक प्रसव सहायक या दाई या सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी से ही सर्वप्रथम संपर्क करती हैं। ग्रामीण परिवेश में पहले क्या होता था कि उतनी सारी हॉस्पिटल, ये सब की सुविधाएं नहीं थी। तो गांव-गांव में क्या होती थी, दाई होती थी। वही लोग, किसी औरत का डिलीवरी होना है तो वही सब देख रेख करती थी, वही सब डिलीवरी कराती थी। तो उसी को लेकर ये बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी आशा बहू, अब देखिए शहर में क्या आती हैं, ऊषा बहू, तो इन लोगों को क्या होना चाहिए कि ट्रेनिंग देना चाहिए। समुदाय के लोगों के साथ नज़दीकी रूप से कार्य करके उन स्थानीय परंपराओं, रिवाजों के बारे में सीख सकते हैं जो उनके सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम तथा उनके गंभीर रूप धारण करने से पहले ही उनका उपचार कर सकते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते जाएं। तो सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, ये क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये क्या होता है कि इसमें 20,000 से 30,000 आबादी के लिए एक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे गाँवों को मिलाकर, अब उसमें जितना भी गांव हो सकते हैं, लेकिन उसमें संख्या देखा जाएगा कि अगर 20 से 30,000 कई गाँवों को मिलाकर जनसंख्या हो रही है, तो उसमें क्या होगा, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ये सब सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उसको ऐसा बनाना चाहिए कि 20 से 30,000 आबादी के लिए कोई भी छोटा मोटा समस्या हो तो उसका वो समाधान कर सके। तो सबसे पहले निम्न स्तर पे क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। चलिए अब देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य जानकारी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर फैसला ले सके। जैसे अब देखिए, टीका जो अनेक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, जिसमें टिटनस, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टीबी,
तथा टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली अन्य बीमारियां सम्मिलित हैं। अब उसके बाद गर्भावस्था के दौरान देखभाल, प्रसव के पूर्व देखभाल जो किसी महिला को गर्भावस्था में उसके व उसके अजन्मे बच्चे को प्रभावित करने वाली समस्याओं का गंभीर होने से पहले समाधान करने में सहायक होती हैं। अब उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र, ये क्या होता है? ये गांव के स्तर पर स्थित स्वास्थ्य चौकियां हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 5000 लोगों को सेवाएं देता है। पहाड़ी, आदिवासी तथा रेगिस्तानी इलाकों में यह आबादी 3000 होती है। आमतौर पर 5 से 6 उप केंद्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े होते हैं। तो देखिए निम्न स्तर पर क्या होता है? उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर उसके ऊपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अब देखिए इसके बारे में जानेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर बड़े कस्बों में होते हैं। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं देने के साथ साथ यहाँ लोगों के उपचार के लिए 30 बिस्तर उपलब्ध होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सों की संख्या क्या होती है? यहाँ पे अधिक होती है। और ये महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सेवा प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अस्पताल, तो ये आमतौर पर बड़े शहरों, कस्बों और काफ़ी महंगे हो सकते हैं। इनमें काफ़ी संख्या में डॉक्टर और नर्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको जैसे गंभीर रोग अगर हो गया तो आपको आज भी क्या होता है, आपको बड़े शहर जाना पड़ता है। अब उसके बाद भारत में स्वास्थ्य नीति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, तो भारत में आज़ादी के 30 साल बाद पहली बार 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश की गई। देख लीजिए हम लोग के भारत का स्ट्रक्चर क्या था स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर, कि आज़ादी हम लोग को मिल गई 1947-50 के समय, और उसके 30 साल बाद हम लोग में भारत सरकार क्या की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी योजना शुरू की, स्वास्थ्य नीति लाई। तो वही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सबसे पहले कब आया? 1983 में। देखिए ये जो है ये मुख्य है, इसको याद करना जरूरी है। फिर उसके बाद इसके बाद साल 2020 में दूसरी स्वास्थ्य नीति की शुरुआत की गई। और देखिए दूसरी स्वास्थ्य नीति जो 2002 में आई थी, उसके करीब 15 साल बीत जाने के बाद 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति आई। तो देखिए एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इस समय कौन सी स्वास्थ्य नीति हाल ही में आई है, तीसरी किस ईयर आई है? तो कब आया? 2017 में। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वही उसका डिटेल बताया गया है कि 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करके सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करना निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत सेवाओं का विकेंद्रीकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मध्य समन्वय, सर्वव्यापी टीकाकरण, मातृ शिशु, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। अब देखिए 1983 में ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी, तो ये कुछ पर्पज में क्या हुआ कि संतोषजनक परिणाम इससे मिले। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहल के विषय में जैसे प्रथम बृहत प्राथमिक स्वास्थ्य देख रेख सेवा के केंद्र दूर दूर तक स्थापित करने का एक चरणबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम जो प्रसार और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ा हो। देखिए दूसरे, समुचित ज्ञान, सादा कौशल और अपेक्षित प्रौद्योगिकी रखने वाले स्वास्थ्य स्वयंसेवियों के जरिए मध्यस्थता। फिर उसके बाद आप देखिए ये क्या था, 1983 पहला था, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 आया था दूसरा। अब उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, ये कौन सा था?
तीसरा। तो इसके जब ये आया था तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट दिए गए थे, तो उन सबको याद करना है। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को 15 मार्च 2017 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस नीति में सरकार का ध्यान बीमार की देखभाल से शिफ्ट होकर बीमार के कल्याण पर होगा। तीसरी नीति में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद मीन्स जीडीपी का 2.5% करना चाहती है। जीडीपी का ये कितना करना चाहती है, 2.5%। अब देखिए वही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य लक्ष्य निम्न अनुसार हैं। तो राष्ट्रीय व्यय को वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक कितना करना है, 2.5% करने का लक्ष्य है। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का बजट, उस पर खर्च क्या करना है, 1.15 से बढ़ाकर 2.5 करना है। कब तक करना है, 2025 से 25 तक। फिर उसके बाद जीवन के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक क्या करना है, 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। फिर उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर को 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। देखिए ये सब मुख्य पॉइंट है, एग्जाम में ये आ सकता है। और देखते हैं वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की मृत्यु दर को 23 प्रति हजार जीवित जन्म पर लाना, जबकि मातृ मृत्यु दर को वर्तमान के 167 से घटाकर 100 पर लाना है। जैसे प्रसव के समय कभी बच्चा का भी डेथ हो जाता है, माता का भी डेथ हो जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये बताया है कि मातृ मृत्यु दर को 167 से घटाकर कितना लाना है, 100 पर लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन या वृद्धि रोग, स्टनिंग की समस्या को 40% तक कम करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट को 2019 तक 28 तक घटाना। भारत में वर्ष 2016 में IMR 34 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। फिर उसके बाद 2025 तक नवजात मृत्यु दर को 16 और जन्म दर को एकल अंक में लाने का लक्ष्य है। जन्म दर को एकल अंक में लाने का मतलब कि कम से कम बच्चा पैदा हो। 2013 में भारत में नवजात मृत्यु दर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। तो इसी को क्या करना है, 16 लाना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको देख लीजिएगा। वैसे ये काफ़ी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ष 2025 तक हृदय रोगों, मधुमेह, डायबिटीज़ या पुराने श्वसन रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर को 25% तक कम करने का लक्ष्य है। क्षय रोग, टीबी के नए मामलों में 85% तक कमी लाना है। फिर उसके बाद इस कमी दर को बनाए रखकर 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन करना है। मतलब 2025 तक क्या करना है, टीबी को ख़त्म करना है। फिर उसके बाद वर्ष 2025 तक 1 वर्ष की उम्र के 90% बच्चों पर पूरी तरह से टीकाकरण करना है। अब देखिए 15 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि तंबाकू के इस्तेमाल के वर्तमान प्रसार को 2020 तक 15% और 2025 तक 30% कम करना है। लेकिन ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इतनी बेरोजगारी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोगों को लत लग जा रही है। फिर उसके बाद 17 पॉइंट देखें, ये इम्पॉर्टेंट है।
वर्ष 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए ये स्वास्थ्य से रिलेटेड अलग अलग योजनाएं शुरू हुई, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। जैसे मिशन परिवार विकास, ये कब शुरू हुआ? 2016 में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के 7 राज्यों में सर्वाधिक प्रजनन दर वाले 145 जिलों में प्रजनन दर में कमी लाने हेतु मिशन परिवार विकास कार्यक्रम आरंभ करने का फैसला 23 सितंबर 2016 को किया गया। क्या होता है कि हमारे भारतवर्ष में कहीं कहीं पे ये जो प्रजनन दर होता है कम होता है, कहीं कहीं पे अधिक होता है। तो जहाँ पे अधिक है उसको क्या करना है? कम करना है, ताकि ओवरऑल एवरेज क्या हो? सही रहे। तो वही 145 जिलों में प्रजनन दर में कमी लाने हेतु मिशन परिवार विकास कार्यक्रम आरंभ करने का फैसला किया गया। और ये कब शुरू हुआ? 2016 में। अब देखिए उसमें 7 राज्य कौन है? तो सबसे पहले तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद असम के 145 जिलों में प्रजनन दर में कमी लाने हेतु आरंभ किया गया है। अब देखिए इन्हीं 7 राज्यों के 145 जिलों को ही मिलाने तो ये कुल आबादी का 44% हिस्सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन लक्षित जिलों में मौजूदा प्रजनन दर जो 3 से अधिक या बराबर है को 2025 तक कितना लाना है? 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर उसके बाद 7 राज्यों में स्थित इन 145 जिलों में मातृत्व मृत्यु दर 25 से 30%, जबकि शिशु मृत्यु दर कितना है? 50% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये क्या है कि सुरक्षित गर्भावस्था एवं सुरक्षित प्रसव के जरिए मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर की कमी लाने हेतु लक्षित इस अभियान की शुरुआत 4 नवंबर 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की गई। इस अभियान के तहत देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी योजना शुरू है तो उससे रिलेटेड लक्ष्य क्या रखा गया, उसका उद्देश्य क्या है। तो वही यहाँ पे इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि, मतलब गर्भावस्था के 4 महीने के बाद के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व, मातृत्व मतलब क्या? माँ, तो मदर से रिलेटेड है, क्या है? उसके प्रसव से रिलेटेड है, ऐसे करके याद करना। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया था 2017 में, उसी तरह राष्ट्रीय महिला नीति ये कब आया था? 2016 में। देखिए इसके बारे में समझते हैं कि लगभग 1.5 दशक पूर्व वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति तैयार की गई थी। इसके तहत आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के संपूर्ण विकास एवं सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाने के साथ साथ समस्याएं भी नए नए रूपों में प्रकट हो रही हैं। इनके निराकरण हेतु केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 मई 2016 को राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का प्रारूप हितकारों की टिप्पणी एवं परामर्श हेतु जारी किया गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि राष्ट्रीय महिला नीति कब आया था? 2016 में। तो वही महिलाओं का दायरा बढ़ाने के लिए कि हर एक फील्ड में महिलाएं आगे बढ़े, उसको लेकर राष्ट्रीय महिला नीति 2016 ये लॉन्च हुआ था। चलिए देखिए ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 आयु वर्ग में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 1991 में बाल लिंगानुपात 1945 था,
जो 2001 में कितना हो गया 927। देखिए अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग भेद करने लगे, 945 था, अब उसके बाद 927। और वर्ष 2011 की जनगणना में अपने न्यूनतम स्तर 918 तक पहुंच गई थी। तो देखिए ये यहाँ पे याद करना है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 918। अब देखिए होता क्या है कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या की कुरीतियों को जड़ से खत्म करने, बेटियों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के प्रयास के तहत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में देश के 100 निम्न लिंगानुपात वाले जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ किया गया। देखिए हरियाणा में क्या है कि बाल लिंगानुपात बहुत ज़्यादा उसका अंतर है, इसीलिए मोदी जी वहाँ से शुरू किए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या है कि ये योजना की सफलता को देखते हुए अब क्या है कि वर्तमान में ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना ये कब आया, 2005 में। तो इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। इसमें दोनों को कम करना है, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर दोनों को। तो इस योजना के अंतर्गत समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त JSY में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्था में संस्थागत प्रसव कराने हेतु प्रसूताओं को प्रतिलाभ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूता को 1400 रुपये एवं शहरी क्षेत्र की प्रसूता को 1000 दिए जाते हैं। इसमें क्या है कि जो गांव में आशा होती हैं तो वो सब जाएंगी किसी औरत का डिलीवरी कराने, तो उन सबको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। कितना मिलेगा गांव में, 1400। और वही शहर में क्या होता है, देखिए गांव में क्या होती हैं आशा, शहर में क्या होती हैं उषा, उसमें क्या होता है अर्बन, तो उन सबको कितना दिएगा, 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016। देखिए योजनाएं एक ही होती हैं, 10 साल बाद 5 साल बाद फिर वही लागू होती हैं, बस नाम चेंज होता है, कार्य वही रहता है। तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम पास करना है तो आपको डेट याद करना पड़ेगा कि कोई भी योजना है, जैसे जननी सुरक्षा योजना ये कब आया था, 2005 में। तो ये आपको याद करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये कब आया था, 2016 में। अब देखिए इसके बारे में समझेंगे। तो ये भी क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू की गई, कब, 2016 में। अब इसमें क्या है, इसका मुख्य बिंदु समझेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 कि इसके तहत महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच कराने का प्रावधान है। यानी कोई भी गर्भवती महिला डिलीवरी होने तक हर महीने 9 तारीख को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी और अपने गर्भ की जांच करा सकती है। इतना ही नहीं, डिलीवरी के समय गंभीर स्थिति होने पर उन्हें उचित इलाज भी दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये याद करना, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, तो इसलिए इसको ये मुख्य पॉइंट मतलब दे दिया गया कि 9 तारीख को, हर महीने के 9 तारीख को आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराना है। किस योजना के तहत, अभियान के तहत, तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें और कुछ मुख्य पॉइंट है कि सरकार की इस सुविधा के लाभ के लिए स्वास्थ्य केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यह केंद्र शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी बनाए गए हैं। इस योजना का लाभ सभी गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, खासकर जो महिलाएं आर्थिक रूप से क्या हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि ताकि उनको सही ढंग से खान पान ना मिल सके तो वो उनको कुछ पैसे दिए जाएं ताकि वो अपने बच्चे का देख रेख कर सकें, अपने शरीर की ध्यान दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख लक्ष्य, क्या क्या लक्ष्य होते हैं? देखिए, इसके लक्ष्य क्या होते हैं कि मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी लाना। जैसे प्रसव के समय अधिकतर क्या होता है कि ब्लीडिंग जाने से मातृत्व मतलब औरत और बच्चे दोनों का डेथ हो जाता है, तो वही मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों के आंकड़ों में कमी लाना है। फिर उसके बाद मलेरिया डेंगू जैसे बीमारी के वार्षिक मामलों में कमी लाना है। स्थानीय बीमारी के साथ संचारी व गैर संचारी जो एक दूसरे के संक्रमण से फैलते हैं, तो उसकी रोकथाम करना है और उसको नियंत्रण करना है। फिर उसके बाद महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवा की सुविधा सुलभता से उपलब्ध कराना है। फिर उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। देखिए, आशा की सहायता से स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा दिया जाएगा। जो गांव-गांव में आशा वर्कर होती हैं उनको लेकर बताया गया है। फिर उसके बाद ऑप्शनल के रूप में औषधि पद्धतियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर उसके बाद गांव में जितने सारे बच्चे हैं उनका क्या किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। और तपेदिक क्षय जैसे रोगों का रोकथाम किया जाएगा। जनसंख्या स्थिरीकरण किया जाएगा। लिंग और जनसांख्यिकी संतुलन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए ये क्या है कि ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर बनाई गई है। 25 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू है। देखिए इसका ये डेट इम्पॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत कब ये शुरू हुआ, 2018 में। इसी को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना भारत के 10 करोड़ मतलब जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, मतलब लगभग, अब देखिए, परिवार को दी जाएगी। इस योजना के सफल होने के बाद मध्यम वर्ग के परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना का 60% खर्च केंद्र सरकार, 40% खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये एक क्या थी, स्वास्थ्य बीमा योजना थी और इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी उन्हीं लोगों को मिल सकता था जो 2011 की जनगणना के मुताबिक क्या थे, बीपीएल कार्ड धारक थे। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार के लोगों को 30,000 तक की धनराशि का मुफ्त इलाज किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या याद करना, आयुष्मान भारत कब आया था, 2018 में। इसी को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसमें केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% खर्च करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। देखिए इसमें क्या है कि 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी दी। देख रहे हैं ये कब आया, उस समय जब कोरोना पैंडेमिक था, तो उसी के बीच में लोगों को खाने को नहीं मिला था। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं कि कोरोना पीरियड में आया था, तो 2021 में सितंबर में। यह योजना वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी। देखिए 5 वर्ष के लिए लागू किया जा रहा है। अब 5 से पोषण, तो पोषण शक्ति 5 वर्ष के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
यह केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी। यह योजना देश भर के 11.2 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह योजना पूर्व में चल रही जो मिड डे मील होता है उसी का स्थान लेगी। प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रत्येक बच्चों के लिए 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक के जो बच्चे हैं उन लोग के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। देखिए, इस पे केंद्र सरकार का व्यय कितना है, 54,061 करोड़। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का व्यय ये कितना है, ये राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश का तो 31,733 करोड़। अब देखिए, इस पे टोटल व्यय अगर देखा जाए तो 1,30,794 करोड़ रुपये हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तो 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। देखिए, ये क्या है, उल्लेखनीय है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। विवरण: जन धन, आधार, मोबाइल, सरकार व अन्य डिजिटल पहलों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को संभव बनाया। इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों की सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच, आदान प्रदान को सक्षम बनाया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बजट 2022 से 23 में स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या कार्य किए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, बजट 2022-23 ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 86,606 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान 85,915 करोड़ रुपये की तुलना में मामूली वृद्धि है। तो देखिए, यहाँ पे ये याद करना है कि ये एग्जाम में पूछा है कि बजट 2022 से 23 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना पैसा आवंटित किया गया, तो 86,606 करोड़ रुपये। इसको आप लोग याद कर लीजिए। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए एक ओपन मंच शुरू किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखिए, ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू होगा, तो 2022-23 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों का सक्षम आंगनबाड़ियों के रूप में उन्नयन किया जाएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे चिकित्सा प्रौद्योगिकी हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, कब इसका स्थापना हुआ था, कहाँ पर है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका स्थापना 1983 में हुआ था। कहाँ पर, लखनऊ में। और ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में। और यहाँ पे दिमागी बुखार का रोकथाम के लिए शोध किया जाता है। फिर उसके बाद अब आगे चलते आइए, 1983, फिर उसके बाद 2004 में। तो 2004 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सा संस्थान, इसकी स्थापना गोमती नगर लखनऊ में हुई थी। फिर उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ये क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 30,000, पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये क्या होता है कि 3 से 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक ब्लॉक स्तर पे, जहाँ पे 30 बिस्तर होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। फिर उसके बाद कैंसर स्वास्थ्य केंद्र, तो केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी एवं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। फिर उसके बाद
मानसिक चिकित्सालय, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सालय की स्थापना क्रमशः वाराणसी, बरेली तथा एक स्वास्थ्य चिकित्सालय के रूप में आगरा में की जाएगी। फिर उसके बाद जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण, तो इसके रोकथाम के लिए प्रदेश के विशेष प्रभावित 34 जनपदों में 1 से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है। देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस ये बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, तो इसमें क्या है कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकार के बराबर भागीदारी के साथ किया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1968 में किया गया था। 1992 में WHO के विश्वव्यापी आपात घोषित करने के पश्चात केंद्र सरकार ने 1983 में इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 1995 में लखनऊ में चलाया गया। फिर उसके बाद एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, तो प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 100% केंद्र सरकार द्वारा 1992-93 से चलाया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम एड्स चिकित्सालय की स्थापना कानपुर मेडिकल कॉलेज में की जा रही है। देखिए इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चिकित्सालय की स्थापना, एड्स चिकित्सालय की स्थापना कानपुर मेडिकल कॉलेज में की जा रही है। फिर उसके बाद राज्य स्वास्थ्य मिशन, तो प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य मिशन का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 सितंबर 2005 को किया गया और इसके अंतर्गत 2008 में खाद्य और औद्योगिकी प्राधिकरण राज्य स्तरीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना कानपुर और लखनऊ में की गई है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना, इस परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2000 में से चलाई जा रही है। फिर उसके बाद संक्रामक रोग चिकित्सालय, तो प्रदेश में मथुरा, फैजाबाद, मिर्ज़ापुर में संक्रामक रोग चिकित्सालय कार्यरत हैं इस समय। फिर उसके बाद सड़क दुर्घटना चिकित्सा नेटवर्क, तो इसकी स्थापना केंद्र सरकार के सहयोग से 2003 में लखनऊ में की गई। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर सहित 500 मिलियन से अधिक पशुधन का टीकाकरण। देखिए पशुओं में एक बीमारी होता है ब्रूसेलोसिस, तो लक्ष्य ब्रूसेलोसिस बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सालाना 36 मिलियन महिला गो जातियाँ बछड़ों का टीकाकरण करना है। फिर उसके बाद वित्त वर्ष सरकार 2024 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 12,652 करोड़ रुपए के लिए कार्यक्रम का वित्त पोषण करेगी। कार्यक्रम में 2 घटक हैं, 2025 तक रोगों को नियंत्रित करना, 2030 तक खत्म करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्माइल मसाल ज्योति आशीर्वाद कार्यक्रम, तो ये कब लॉन्च हुआ? 2019 में। अब इसका अनुमोदन 14 जुलाई 2019 को हुआ था। क्या है ये? तो इसका संचालक क्या है? इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संस्था इस्माइल ट्रेन द्वारा संचालित किया जा रहा है। मतलब एक ट्रेन चलाई जा रही है ये योजना के तहत, और वो जगह जगह हर एक ज़िलों में जाकर स्टेशन पर रुकती है और जिसको जो भी प्रकार की बीमारी होती है वहाँ पर जाकर अपना जांच प्रशिक्षण करा सकता है। इसका लक्ष्य क्या है कि इस समस्या के उपचार हेतु लोगों में जागरूकता तथा गतिशीलता लाने के लिए इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये ट्रेन जो इस्माइल ट्रेन वाराणसी से शुरू होकर पूरे देश की यात्रा कर रही है इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसेफेलाइटिस जांच के लिए जेई या AES मोबाइल ऐप, तो ये कब लॉन्च हुआ? 2018 में। फिर उसके बाद एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, ये कब लॉन्च हुआ? 2017 में। ये क्या है कि एक आधुनिक समय के अनुसार मॉडर्न टाइप का एम्बुलेंस है जिसमें
इन एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, फीटर डॉप्टर जैसे विशिष्ट उपकरण लगे हैं। उस गाड़ी में ही मतलब कि पहले से ही उपकरण लगे हैं। ये सभी एम्बुलेंस केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध कराई है। और देखिए इसका फ़ोन नंबर कितना है, 108। ये भी नंबर पूछ सकता है। फिर उसके बाद स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल मतलब किशोरावस्था की लड़कियों के लिए, तो 2019 में इसमें क्या है कि इसका अनुमोदन 21 फरवरी 2019 को। उद्देश्य इसका क्या है कि 11 से 14 वर्ष की उम्र की किशोरियों पर केंद्रित है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है और उनके उचित पोषण तथा विशेष देखभाल के लिए कदम उठाए जाएंगे। विस्तार क्या है कि 53 जिलों में 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल न जा पाने वाली बालिकाओं हेतु टेक होम राशन के रूप में देसी काला चना, अरहर की दाल, मोटा अनाज आदि प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत ही प्रदेश में वीरांगना दल का भी गठन किया जाएगा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2017 में। देखिए बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर, यहाँ पे लिखा है कि रेल, रोड, वायुयान किसी टाइप से दुर्घटना होने पर इसका पात्रता क्या है कि परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य एवं जिनका खातेदार के रूप में खतौनी में नाम दर्ज हो और वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम हो, वो इस योजना के पात्र होंगे। और देखिए इसमें मृत्यु पर 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि तथा दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपये का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, तो ये कब लॉन्च हुआ, 2018 में, 29 मई 2018 को। इसमें क्या है कि दुर्घटना राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये, कोई भी व्यापारी है कहीं जा रहा है, दुर्घटना हो गया तो उसको 5 से 10 लाख रुपये दिया जाना प्रावधान है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये 2013 से 14 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, विकलांग कल्याण, बाल पुष्टाहार आदि विभाग इसमें मिले हैं। फिर उसके बाद सौभाग्यवती योजना, तो ये 2008 में लागू हुआ था। इसमें क्या है कि पहले स्कूलों में क्या होता था कि चश्मा, आयरन गोली ये सब दिया जाता था स्कूली छात्राओं को। फिर उसके बाद आ जाते हैं सलोनी स्वास्थ्य योजना, तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था। ये क्या है कि 18 से 19 वर्ष की स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित है। देखिए ये आशा, ये 2013 में शुरू, ये जानना बहुत जरूरी है। आशा का मतलब क्या होगा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ये क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक स्वास्थ्यकर्ता, जिसको क्या कहते हैं, आशा का चयन किया गया। फिर उसके बाद उषा क्या है, तो अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये क्या है 2009 में। फिर उसके बाद परिवार नियोजन बीमा योजना, तो ये 2005 में। ग्रीन कार्ड योजना 1985 में। देखिए काफ़ी पुरानी है तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या है कि 2 बच्चों के बाद पति पत्नी द्वारा नसबंदी कराने के लिए प्रोत्साहित करना, तो उन सबको जगह जगह छूट दी जाती थी, सरकारी अस्पताल, राशन की दुकान, हर जगह। फिर उसके बाद जननी सुरक्षा योजना, तो ये 2005 में लॉन्च हुआ था। तो ये इसका उद्देश्य क्या था, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं हेतु। फिर उसके बाद मातृत्व हित लाभ योजना, तो ये 2010 में लॉन्च हुआ था। इसका अनुमोदन 2010 में हुआ था। तो इसमें क्या है कि पंजीकृत महिला मजदूर श्रमिकों के प्रसव पर 12,000 रुपये दिए जाते हैं। जैसे क्या है कि कोई भी औरत है, वो मजदूर है, उसको वो प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रसव के लिए अब उसको क्या होगा कि 5-6 महीने की आराम की ज़रूरत होगी। तो आराम करेगी तो फिर वो क्या होगा कि अगर वो आराम करेगी तो क्या होगा, पैसा नहीं कमा पाएगी।
तो उसी के लिए ये शुरू किया गया। फिर उसके बाद देखिए ये हौसला पोषण है, तो ये 2016 में लॉन्च हुआ था। तो देखिए दोस्तों यही सब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं स्वास्थ्य रिलेटेड, ये सबको आपको याद करना है। इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देखिए और ये जितने सारे पॉइंट हमने बताए ये सबको आप याद कीजिए। तो दोस्तों देखिए मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो भी आपके साथ के दोस्त लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल, मेरे वीडियो को एक बार उनके यहाँ शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।